नमस्कार मित्रों, ये मार्कर, ये बोर्ड और ये बेंच और बेंच पे बैठे हुए बच्चे, यही हमारी खास पहचान है। मित्रों, हम लोग भी प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थी रहे, कई यूनिवर्सिटियों से उच्च शिक्षा प्राप्त किया और कई एग्ज़ामों को क्वालिफाई किया, परंतु विगत कुछ सालों से सरकार की जो नीतियां हैं वो कुछ भटक सी गई हैं और इस भटकाव के केंद्र बिंदु में बच्चे और टीचर आ गए हैं। अगर हम देखें तो इन शब्दों पे विचार करें, क्षमा करें, हम युवा हैं, योग्य हैं, परंतु सरकारों की उपेक्षा से बेरोजगार हैं। भारत देश में विशाल मानव संसाधन रहते हुए इसका प्रबंधन न होने से हम बेरोजगार हैं। कोई मुख्यमंत्री ये कह देता है कि हमारे वहाँ योग्य लोगों की कमी है, कोई कुछ कह देता है। हर चीज़ को मान लिया गया, मान ये लिया गया कि हम योग्य नहीं हैं इसलिए बेरोजगार हैं। माना क्यों ये नहीं जा रहा है कि नौकरियां रहते हुए, चीज़ों के रहते हुए आप वैकेंसियां नहीं निकाल रहे हैं। आप अस्थाई और सरकारी नौकरियों की अपेक्षा टेंडर दे करके, निजीकरण करते हुए एढाक पर लोगों को रख रहे हैं। ये एढाक क्या होता है? समान कार्य के लिए समान वेतन से हटा करके आपने एनजीओ को दे दिया, एनजीओ को हमारे हक का पैसा दे दिया और उसमें से वो काट करके, और सही मामले में हम लोगों तक ये कैसे जा रहे हैं कि एनजीओ अपने वहाँ अस्पतालों में भर्ती के लिए, रेलवे में भर्ती के लिए अलग से विशेष पैसे की मांग करके 4 महीने, 6 महीने, 1 साल की सैलरी ले करके वो युवाओं को भर्ती कर रहे हैं। वही युवा जब सरकारी नौकरी के लिए आ रहा है तो वो अयोग्य है, और वही युवा जब एढाक के लिए आ रहा है तो वो योग्य है। ये कैसे संभव है? भ्रष्टाचार चरमोत्कर्ष पर है। इतना बड़ा विशाल युवाओं का समूह है, इसका अगर सही तरीके से मैनेजमेंट होता तो निश्चित रूप से हमारे देश को फायदा मिलता। हर युवा अपने देश से प्रेम कर रहा है, हर युवा देश को आगे बढ़ाने के लिए लालायित है, अपने जवानी को अपने देश के लिए कुर्बान करना चाहता है, परंतु अवसरों की कमी के कारण वह प्रताड़ित है। आप कहते हैं कि युवा रोजगार करें, स्वरोजगार करें। युवा रोजगार कैसे करेगा? आप बैंक पे चले जाइए, बैंक से आपको लोन लेना है 10 लाख रुपए का, तो आप 10 लाख रुपए का 2% उसका सर्विस चार्ज है जो 20,000 रुपये होता है। इसके अलावा तमाम तरह के प्रोसेसिंग फीस हैं, तमाम तरह के डॉक्यूमेंटेशन है, तो कम से कम उसके अलावा विभिन्न बैंकों में उसे विभिन्न तरह के कट्स देने पड़ रहे हैं। कैसे रोजगार करेगा? वो अपने आप को योग्य साबित ही नहीं कर पा रहा है। उसकी कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं है, कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है। युवाओं को जो एसएससी, बैंक, रेलवे, आईएएस, पीसीएस इसकी प्रिपरेशन जो कर रहे थे, जो तैयारी कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि हम अपनी योग्यता का सही इस्तेमाल करें। आज जो सही एज होनी चाहिए, उस एज में नौकरी किन लोगों को मिल रही है? आज से अगर आप 90 के दशक में देखेंगे, 80 के दशक में देखेंगे तो व्यक्ति इंटर पास करता था। अगर हम सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो क्लास 7 पास करके लोगों को प्राइमरी में नौकरियां मिली हैं आज़ादी के बाद। फिर उसको मैट्रिक किया गया, इंटरमीडिएट करके बीटीसी किया गया, फिर ग्रेजुएशन किया गया, और आज ग्रेजुएशन के 10-10 साल बीत जा रहे हैं, उस युवा को नौकरी नहीं मिल रही है। उसका जो जोश है, जो वो चाहता है, कि जुनून है कि हम नौकरी में जाएंगे और बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, हम अपने देश के लिए कुछ करेंगे, कुछ कर गुजरेंगे। जब उसके ऊपर जिम्मेदारियां कम होती हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां या सामाजिक जिम्मेदारियां कम होती हैं, जब वो प्रयोगधर्मी हो सकता है, प्रयोग कर सकता है, बच्चों के लिए कुछ कर सकता है, उस समय आप उसको नौकरी नहीं दे रहे हैं। आपका तर्क यह है कि हम नौकरियां बढ़ा देंगे तो हमारे राजस्व, हमारे सरकारी राजस्व पर असर पड़ेगा। महोदय, जो लोग नौकरी करने जाते हैं वह अपना कार्य करते हैं और कार्य के बदले वेतन लेते हैं। क्या आपके पास कार्य खत्म हो गए? नहीं, आपके पास कार्य नहीं खत्म हुए हैं। आप 100 लोगों की जगह पर 1 लोगों को कर रहे हैं, और उस 1 लोगों के ऊपर इतना दबाव पड़ रहा है, वो उसकी मांग इतनी बढ़ जा रही है कि लोग अपना काम कराने के लिए उस 1 व्यक्ति को घूस देते हैं।
और वही घूस भ्रष्टाचार का कारण बन रहा है। महोदय, अगर 100 लोगों का काम करते तो इस तरह से लेट लतीफी नहीं होती। कोई एक योजना बता दीजिए, किसी एक विभाग का कोई एक योजना आपके दिमाग में हो जो ऑन टाइम पूरी होती हो। तर्क ये होता है कि हमारे पास कर्मचारी नहीं है। अजीब देश है, इधर कह रहे हैं कि कर्मचारी नहीं है, इधर युवाओं की फौज खड़ी पड़ी है, उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, और उसको ये कह देते हैं कि आप अयोग्य हो। महोदय, हम लोग भी शिक्षित हैं, सभ्य समाज से बिलोंग करते हैं, देश के लिए लगातार कुछ करना चाहते हैं, और जब हमें रोका जाता है विभिन्न तरीकों से, आप 3 सालों में उठा करके देख लीजिए आपने कितने लोगों को नौकरी दिया है, कितने लोग जो है नौकरियों की तरफ गए हैं, या कितने नए युवाओं को जिनकी उम्र 18 साल से 30 साल तक है, उनको उद्योग धंधे लगाने के लिए ज़मीन मुहैया कराई, या व्यवसाय करने के लिए किसी भी प्रकार का पीछे से फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया, या इनकी विशेष ट्रेनिंग कराई गई। उनका कोई डाटा आप देख लीजिए महोदय। आखिर देश की सेवा युवा कैसे करे? कोरोना काल में युवाओं ने 5-6 महीने तक, अगर कोचिंग संस्थानों को देखा जाए तो 6-6, 7-7 महीने तक टीचर बंदर बन गया। जो टीचर क्लासरूम में पढ़ाता था उसके पास इतनी क्षमता नहीं रह गई थी कि वो टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट को खरीदे, और अगर वो खरीद भी लेता था तो उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है। उसे स्वयं से सीखना है कि बोर्ड पे कैसे पढ़ाना है, इन चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। आप ऑनलाइन शिक्षा का एक क्रेज बढ़ाना चाहते हैं। ऑनलाइन शिक्षा, ना आपके पास प्रॉपर नेटवर्क है ग्रामीण परिवेश के लिए, शहरी क्षेत्रों के लिए, न आपके लोगों के पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट हैं, और ना ही हमारे लोग इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि जो संप्रेषण हम जो अधिगम क्लास में बच्चों के साथ दे सकते हैं, उसका सुपरविजन कर सकते हैं, वो सुपरविजन किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन टीचिंग से नहीं हो पाता है। और ऑनलाइन ऑफलाइन टीचिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। जब आपके पास नौकरियां ही नहीं हैं, आप कह रहे हैं नौकरियां नहीं हैं, आप पेंशन खत्म कर दिए, आप सबको एढ़ाक पे ला कर रख दिए। क्या देश है भाई, क्या सरकार है जो अपने ही लोगों का भला नहीं सोच रही है? जर्मनी जैसा देश, छोटा सा उदाहरण रतन टाटा ने लिखा कि वहां पर लोग खाना खा रहे थे, खाना बच गया, लोगों ने फोन किया, सामाजिक अधिकारी आ गया, इन लोगों को बताया कि आपका पैसा आपका हो सकता है, संसाधन देश का है, और रतन टाटा जैसे व्यक्ति से जुर्माना लेता है। वहां संसाधन मतलब वहां सामाजिक अधिकारी की नियुक्ति हो सकती है। इस तरह की नियुक्तियां अपने देश में क्यों नहीं हो सकती हैं? इस तरह के नए नए चीज़ों को क्यों नहीं नियुक्त किया जा सकता है? जब नोटबंदी की बात आई थी तो मुझे याद है माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आय को गणना करने के लिए कुछ नए अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। वो नियुक्तियां कहाँ हैं? कौन अधिकारी नियुक्त हुए? सरकार इन सारे परिप्रेक्ष्य को ध्यान क्यों नहीं दे रही है? हर एक विभाग में खाली पद पड़े हुए हैं। अगर देखा जाए तो लाखों की संख्या में नौकरियां छोटे से छोटे विभाग से लेकर के बड़े से बड़े विभाग में हर जगह, आप स्कूलों में देख लीजिए, कॉलेजों में देख लीजिए, डिग्री कॉलेजों में देख लीजिए, विश्वविद्यालयों में देख लीजिए, चपरासी का पद देख लीजिए, कलर का पद देख लीजिए, हर जगह नौकरियां खाली पड़ी हैं। आखिर ये पैसा विभागों को आवंटित हो रहा है, ये जा कहाँ रहा है? इसका कोई लेखा जोखा क्यों नहीं हो रहा है? बच्चों के भविष्य से इस तरह का खिलवाड़ शताब्दियों में किसी देश ने किसी भी बच्चों के साथ नहीं किया। हम ये मानते हैं कि पिछली सरकारों की गलतियां हैं, लगातार वैकेंसियां पिछली सरकारें रोकती आ रही हैं, लेकिन वर्तमान सरकार अगर इन चीज़ों को सही नहीं करना चाह रही है तो फिर आने वाली सरकार से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? या आपको ही आगे हम लेकर के क्यों आएंगे? सोचनीय विषय है। किसी न किसी को आगे आकर के देखना पड़ेगा। अगर आप स्वच्छता पर देखना चाहते हैं, शिक्षा पर देखना चाहते हैं, सभ्य समाज पर देखना चाहते हैं, तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। आज इंटरनेट की सहायता से आप दूसरे देशों का रहन सहन देख सकते हैं, दूसरे देशों का कार्य प्रणाली देख सकते हैं। तो जब हम दूसरे देशों की कार्य प्रणाली पर ध्यान देते हैं तो अन्य देशों में 4 से 5 घंटे का जॉब है, इन ए डे, सैटरडे संडे छुट्टी है। अपने देश में 8 घंटे से 10 घंटे का जॉब है और कोई छुट्टी नहीं है। महोदय, प्राइवेट से लेकर सरकारी तक कोई नीतियां आपकी अस्पष्ट और किसी के हक में नहीं है। क्या हर आदमी चोर है? काम हर का कोई आदमी नहीं करना चाहता है।
आप एसएससी में कम कर दे रहे हैं, बैंक में कम कर दे रहे हैं। आपको रेगुलेट करने में कोरोना काल में अगर आपके सारे संस्थान फुलफिल रहे होते, पूरे देश में हर जगह जितने व्यक्ति चाहिए पर 1000 पर जो डॉक्टर, जो टीचर, जो कर्मचारी होते, तो आज हमारा देश कोरोना से नहीं किसी भी बीमारी से और अच्छे तरीके से लड़ता, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती और हम जल्दी इस बीमारी से उबर जाते। आप न्यूजीलैंड को लीजिए, न्यूजीलैंड ने कोरोना को शून्य कर दिया, ऐसे नहीं किया। आप पता करिए वहां का डाटा। अपने ही नागरिकों को अलग तरीके से ट्रीट करना ये कहां तक जायज है? सरकार व्यापारी नहीं हो सकती है, और अगर सरकार व्यापारी है तो सरकार सरकार नहीं है। आपसे विनम्र निवेदन है कि नियुक्तियों की समीक्षा की जाए और जल्द से जल्द नियुक्तियां की जाए। आज तक हम लोग जब से पढ़ रहे थे और आज तक आप किसी एक नियुक्ति को बता दीजिए कि फलाना डेट को फॉर्म आएगा, फलाना डेट को परीक्षा होगी, फलाना डेट तक नियुक्ति हो जाएगा। क्या ऐसा आश्वासन किसी भी स्टूडेंट को मिल सकता है? या कोई भी एक स्टूडेंट किसी भी एक परीक्षा को लक्ष्य बना करके उस परीक्षा को निकाल सकता है? या जो स्टूडेंट जा रहा है क्या वो काम नहीं कर रहा है? चीजों को सुधारा जाए महोदय, और अगर नहीं सुधारा जाएगा तो युवा क्रांति की राह पर होगा, और क्रांति जब आती है तो अच्छाई और बुराई दोनों एक साथ मिट जाती है और एक नए युग का शुरुआत होता है। जिस देश के पास कोयला है वो कोयले का उपयोग कर रहा है अपने देश को बढ़ाने के लिए, जिसके पास तेल है वो तेल का उपयोग कर रहा है। आपके पास मानव संसाधन है। महोदय, आप कहते हैं कि युवा खिलौना बनाए, युवा खिलौना बनाएगा। आप ये भी कहिए कि माइक्रो प्रोसेसर बनाए युवा, युवा चिप बनाए, युवा तोप बनाए, युवा राफेल बनाए, युवा F-16 F-35 बनाए, युवा S-400 बनाए। क्यों नहीं बनाएगा युवा? आप वो परिस्थितियां उत्पन्न करें। आपकी नीतियों में 20-20, 10-10 साल के लक्ष्य हैं। आपके लक्ष्य जानते हैं क्यों ज़्यादा हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास इसको पूरा करने वाले लोग नहीं हैं। जबकि अगर आप अपने लोगों पर भरोसा करें, नियुक्तियों को फुलफिल करें, तो जो लक्ष्य आप 10 साल का रख रहे हैं वो लक्ष्य 1 से 2 साल के अंदर पूरा किया जा सकता है। इन चीज़ों को आप देखिए। और आप सोचते हैं कि आपका राजकोषीय घाटा बढ़ेगा लोगों को नौकरियां देने से, लोगों को सैलरी देने से। ऐसा नहीं है। यदि लोगों को सुविधाएं मिलेंगी तो लोग और मार्केट आसानी से हर विषय के लिए पेमेंट करेगा, और इससे आपकी अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, ना कि अर्थव्यवस्था नीचे जाएगी। जब तक लोगों को सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, श्योरिटी नहीं मिलेगी, उनको लगेगा नहीं कि हमारी पढ़ाई लिखाई किसी काम की है, तब तक हमारे देश के लिए निश्चित रूप से हमेशा ये दिक्कत आती रहेगी कि इस तरह के आंदोलन के लिए लोग विवश होंगे। और मुझे लग रहा है, मैं लगातार यूट्यूब को देख रहा हूँ, सरकार लगातार कान में तेल डालने की कोशिश कर रही है अपने। ये एक बड़ा आंदोलन बनता जा रहा है। मैं भी 2-3 दिन देखने के बाद, लोगों के आग्रह के बाद, छात्रों और शिक्षकों के आग्रह के बाद आया हूँ। हालांकि मैं भी सरकार का ही एक पक्ष हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक शिक्षक हूँ, एक व्यक्ति हूँ, एक प्रतियोगी परीक्षा का विद्यार्थी हूँ, और सबका भविष्य सुरक्षित करना निश्चित रूप से हम शिक्षकों का दायित्व है। तो सरकार से विनम्र निवेदन है, आग्रह है कि इन चीज़ों को जरा ध्यान से देखिए और विचार करिए कि आप अपने संसाधन का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। सही बना है सर?